आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बात करने वाले हैं शुक्र जनन की। आगे हम किसकी बात करने वाले हैं? शुक्र जनन की। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है शुक्र जनन। शुक्र जनन को इन इंग्लिश बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर हम बात करें स्पर्म मैटोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण, और स्पर्म्स हमें पता है क्या होते हैं? हमारे शुक्राणु। यानी कि हमारा शुक्र जनन क्या है? शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया है। शुक्र जनन क्या है? शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया है। चलिए, अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द्विगुणित टेस्टिस, जिसे कि हम बोलते हैं वृषण, की द्विगुणित वृषण की, यानी कि जो हमारे वृषण हैं उनकी सेल्स कैसी है? हमारी 2n है। अभी इसको हम डिटेल में करेंगे। स्पर्मेटोट्यूब्यूल्स या फिर सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स या फिर हमारी शुक्र जन नलिकाएं, किसकी बात कर रहे हैं हम? सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स या फिर शुक्र जन नलिकाएं। ये क्या करती है? हमारे शुक्र जनन नलिकाएं, शुक्र जनन नलिकाओं में क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। अब शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु का निर्माण किस तरह से होता है, ये तो आज हम पढ़ेंगे। द्विगुणित वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया हमारे क्या है? शुक्र जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? हमारे शुक्र जनन कहलाती है। अगर मैं वापस समझाऊं आपको इसी टॉपिक को, तो द्विगुणित वृषण की जो हमारे शुक्र जन नलिकाएं हैं, उन शुक्र जन नलिकाओं में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया होगी। क्या होगा? उन शुक्र जन नलिकाओं में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया होगी, जहां पर शुक्र जन शुक्राणु बनते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? शुक्र जनन या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस। आगे हम देखते हैं हमारी एनसीईआरटी की लाइन। एनसीईआरटी में क्या बोला गया है कि जो हमारे वृषण है, वृषण आप समझ गए ना, टेस्टिस, मैंने आपको डायग्राम में बताया था, ठीक है। वृषण में अपरिपक्व नर जर्म कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं होती हैं? नर जर्म कोशिकाएं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन सी कोशिका? नर जर्म कोशिकाएं। अब क्या करती है नर जर्म कोशिका? शुक्रजन द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती है। जो कि
किशोरावस्था के समय प्रारंभ होता है। अगर हम बात करें अभी जो हमने लिखा है उनकी, कि जो हमारे द्विगुणित वृष्ण हैं 2n, जो हमारी शुक्र जनन नलिका है जिन्हें हम बोलते हैं सेमीफेरियस ट्यूब्यूल्स, में शुक्राणु क्या, स्पर्म निर्माण की प्रक्रिया शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि हमारे शुक्राणु कैसे होते हैं, एन होते हैं, अगुणित होते हैं। शुक्राणु कैसे होते हैं हमारे, एन होते हैं, अगुणित होते हैं। अगर इनके निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, शुक्र जनन। नेक्स्ट क्या है, जब हमारे वृष्ण में अपरिपक्व, कौन अपरिपक्व, नर जन्म कोशिकाएं। ये वाली लाइन आपको सिंपली लर्न होनी चाहिए। नर जन्म कोशिकाएं शुक्र जनन द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती है। क्या करती है, शुक्र जनन द्वारा शुक्राणु को उत्पन्न करती है, जो कि किशोरावस्था के समय प्रारंभ होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे शुक्राणुओं का निर्माण कब से प्रारंभ होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हमारे शुक्राणुओं का निर्माण किस समय अवधि से प्रारंभ होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा कि शुक्राणुओं का निर्माण किशोरावस्था से प्रारंभ होता है। अब किशोरावस्था का पीरियड कितना होता है हमारा, प्यूबर्टी पीरियड क्या है हमारा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको इतना बेसिक भी आता है या नहीं आता है। क्लियर, चलिए अब हम आगे देखते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अभी हमने देखा कि शुक्राणु का निर्माण हमारे किशोरावस्था से प्रारंभ हो जाता है। तो फिर क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि भाई शुक्राणु का निर्माण का अंत कब होता है। अगर हम बात करें मेल्स में तो शुक्राणु के निर्माण का अंत कब होता है, तो शुक्राणु का निर्माण हमारे कब तक होगा, अभी हमने देखा कि जो हमारे शुक्राणु हैं उनका निर्माण किशोरावस्था से प्रारंभ होता है। तो अगर हम देखें कि हमारे शुक्राणु का निर्माण का अंत कब होगा, तो हमारे शुक्राणु के निर्माण का अंत कब होता है, नहीं होता है। शुक्राणु निर्माण कब तक, इसका अंत नहीं होता है, मतलब कि मृत्यु पश्चात तक जारी रहता है। मतलब कि इसका अगर हम मीनिंग निकालें तो जो मेल है वह एक बार किशोरावस्था में आ गया तो वो
हमेशा एलिजिबल होगा रिप्रोडक्शन करने के लिए, चाहे वो किसी भी एज में हो। प्यूबर्टी को अगर उसने क्रॉस कर दिया तो वह चाहे 40 का हो, 60 का हो, 70 का हो, किसी भी फेज में वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि शुक्राणु निर्माण जारी रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे जो शुक्राणु का निर्माण है वह कहाँ पर होगा। इतना आपको हिंट मिल गया होगा कि जो हमारा शुक्राणु का निर्माण होता है वह हमारे शुक्राशय में होता है, शुक्राशय में होता है। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बारे में। लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पॉइंट से हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है ना जहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। एक छोटे से लाइन से आपको क्वेश्चन बनाकर दिए गए हैं एंड वो क्वेश्चंस बच्चों से सॉल्व नहीं होते हैं। तो हम जो हमारे आगे के लेक्चर्स आएंगे, थोड़ा कोर्स अच्छे से हो जाए, उसके बाद में जब आपकी क्वेश्चन सीरीज आएगी तब आपको वहाँ पे सारे टाइप के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो आगे का जो हमारा पॉइंट है, शुक्र जनन नलिका। जो हमारी शुक्र जनन नलिका है उनमें शुक्र जनन नलिकाओं की भीतरी भित्ति, कौन सी? भीतरी भित्ति में उपस्थित शुक्रजन समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं। चलिए एक एक लाइन समझते रहेंगे, इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक एक वर्ड समझाया जा रहा है आपको। शुक्र जनक नलिकाओं की भीतरी भित्ति यानी कि जो इंटरनल लेयर है उनकी, वहां पे हमारे शुक्राणुजन क्या होते हैं? हमारे शुक्राणुजन। ये शुक्राणुजन क्या करते हैं बच्चा? समसूत्री विभाजन करते हैं। समसूत्री विभाजन पता है आप लोगों को क्या होता है? कमेंट में लिखकर बताइए जिन भी प्यारे प्यारे बच्चों को पता है कि समसूत्री विभाजन क्या होता है। मैं बताती हूँ अगर जिन्हें नहीं पता है। समसूत्री विभाजन में क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या। समसूत्री विभाजन में क्या होगा? गुणसूत्रों की संख्या उनकी मात्र कोशिका के बराबर रहती है। मतलब कि अगर गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो कोई संतति बनेगी, उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 46 ही रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पे अठसूत्री विभाजन होता तो गुणसूत्रों की संख्या 46 है यदि, तो अठसूत्री विभाजन में क्या होता है बच्चा? गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या अपनी मात्र कोशिका के आधी हो जाती है। तो इसमें कितनी रह जाएगी हमारे गुणसूत्रों की संख्या? 23। और मुझे आप बिल्कुल बताइए कि समसूत्री विभाजन क्या होता है। हम भी देखिए किस किस बच्चों को कितना कितना आता है, किसको कितनी कितनी नॉलेज है। समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं। मतलब कि पहले पहले अगर कोई काम होगा तो जो हमारी कोशिकाएं हैं वह क्या करेगी? वृद्धि करेगी। वृद्धि करेगी, अपनी संख्या में वृद्धि करेंगी। इज दैट क्लियर? तो हमारा फर्स्ट फेज क्या होगा? इतना अपने माइंड में क्लियर कर लेना। फर्स्ट फेज क्या होगा हमारा? वृद्धि करना, ग्रोथ करना। ठीक है, पहला काम हमारा क्या होगा? वृद्धि करना, ग्रोथ करना। ठीक है, नेक्स्ट लाइन हम करते हैं। प्रत्येक शुक्राणु जनन, प्रत्येक शुक्राणु जनन या फिर हम बोले जन द्विगुणित होता है। कैसा होता है हमारा प्रत्येक शुक्राणु जनन? द्विगुणित होता है। अगर हम मानव की बात करें तो मानव में
46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र। अब इन 46 गुणसूत्र का क्लासिफिकेशन या फिर इन्हें बांटा गया है, विभक्त किया गया है, वो आप मुझे बताओ कि किस तरह से है। ठीक है, बिल्कुल मुझे बताओ जल्दी से किस तरह से है। 46 गुणसूत्रों में से हमारे कौन तो हमारे कायिक गुणसूत्र हैं। कायिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी है और कौन तो हमारे जनिक गुणसूत्र हैं। जल्दी से आप मुझे बताओ, फिर हम करते हैं आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम आगे देखते हैं कि हमारे कायिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, हमारे जनिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। हमारे जो 46 गुणसूत्र है ना, इसमें से 44 तो हमारे कितने हैं, कायिक गुणसूत्र हैं, और 2 किससे होते हैं, हमारे जनिक गुणसूत्र होते हैं। अगर इसमें से x होता है तो वो होती है फीमेल, एंड XY होता है तो वो होता है हमारा मेल। एंड ये जो 44 है, तो 44 तो आप किस तरह से बोलते हैं इनको कि कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं कायिक, ये आप मुझे बताइए। कितने जोड़ी कायिक गुणसूत्र हमारे पास पाए जाते हैं। ठीक है, जोड़ी की बात करें तो आगे चलते हैं हम। अभी तक हमारे अठसूत्री विभाजन नहीं हुआ है। अभी तक हमारे देख लो, शुक्र जनन नलिकाओं की भीतरी भित्ति में शुक्र जनन समसूत्री विभाजन करके संख्या में वृद्धि की है सिर्फ। अठसूत्री विभाजन हमारे यहाँ नहीं हुआ अभी। अब आगे देखेंगे हम कि अठसूत्री विभाजन किस तरह से होगा, क्योंकि हमें पता है ना हमारे युग्मकों की संख्या में हमारे अगुणित होती है, गुणसूत्रों की संख्या वहाँ पे आधी होती है। तो अभी पहले इन्होंने संख्या में वृद्धि की है, समसूत्री विभाजन किया है, अठसूत्री विभाजन नहीं किया है। और मैंने आपको बता भी दिया है कि समसूत्री विभाजन क्या होता है हमारा और अठसूत्री विभाजन हमारा क्या होता है। चलो आगे की लाइन देखते हैं हम। कुछ शुक्राणुजन या फिर शुक्राणुजनों में समय समय पर अर्धसूत्रण होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बोलते हैं। जिनको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बोलते हैं। कहते हैं, यानी कि अभी तक क्या हुआ था, संख्या में वृद्धि हुई थी, अर्धसूत्रण नहीं हुआ। अब थोड़े टाइम बाद क्या हो गया कि इसके अंदर अर्धसूत्रण हो गया, और अर्धसूत्रण से जो पहली कोशिका बनी है उस पहली कोशिका को हमने क्या बोल दिया, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बोल दिया। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्रथम अर्धसूत्रण विभाजन को पूरा करते हुए दो समान अगुणित कोशिकाओं की रचना करते हैं।
जिन्हें द्वितीयक शुक्राणु कोशिका कहते हैं। अभी तक क्या हो रहा था, हमारे जो हमारी शुक्राणुजन नर जन्म कोशिका थी उसमें क्या हो रहा था, समसूत्री विभाजन हो रहा था और वो शुक्राणु का निर्माण कर रही थी। फिर थोड़े टाइम क्या हुआ बच्चा, अर्धसूत्री विभाजन होने लग गए। अर्धसूत्री विभाजन से क्या हुआ, हमारे प्राथमिक शुक्राणु कोशिका का निर्माण हुआ। अब एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, मतलब कि अब इस प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन को पूरा करते हुए दो समान अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है या रचना होती है, जिन्हें द्वितीयक शुक्राणु कोशिका कहते हैं। क्या होता है कि ये जो हमारी एक कोशिका थी, ठीक है, समसूत्री विभाजन कर रही थी, ये समसूत्री विभाजन हुआ, यहाँ पे क्या किया इन्होंने, समसूत्री विभाजन। अब इनमें क्या हो गया, अर्धसूत्रण। तो यहाँ पे क्या था 2n, यहाँ हो गया हमारे n, अब यहाँ पे अर्धसूत्रण हुआ n, ठीक है। अब इसमें वापस क्या होगा, वापस इसमें हमारे आगे भी प्रोसेस चलती जाएगी, तो और n कोशिकाएं बनती जाएंगी। तो यहाँ पे पहली बार जब अर्धसूत्रण हुआ जो इन्हें प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बोल दिया, एंड दूसरी बार हुआ तो इसको द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बोल दिया। इज दैट क्लियर? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। समसूत्री विभाजन है, नवसूत्री विभाजन क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। प्लस आप मुझे ये भी लिखकर बताइए कि जो हमारा समसूत्री विभाजन है इसके क्या यूजेस हैं, अर्धसूत्री विभाजन है इसके क्या यूजेस हैं। फिर जब हमारा सेल वाला चैप्टर आएगा तब हम इसे और अच्छे से करेंगे, ठीक है। लेकिन 12th क्लास में तो है नहीं सेल, तो 11th क्लास के जब टॉपिक चलेंगे तब आप वो वीडियो देखिएगा, क्योंकि बायोलॉजी तो ऐसा है कि जितना नॉलेज लो ना उतना कम पड़ता है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप जल्दी से।